जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ की साइंस केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसी क्रम में ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो चैनल को जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, और आप चाहते हैं इस पूरे के पूरे कोर्स का कंप्लीट एक्सेस चाहते हो और आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, तो ये है प्रोसीजर। सामने आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और आपको इसके ऊपर सिर्फ 21 रुपये की पेमेंट करनी है। ओनली 21 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। 9278032677 ये मेरा नंबर है। आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9278032677 ये मेरा नंबर है। इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको इसी नंबर पे 9278032677 पे अपना स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का। जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते हैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको ये फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, पीडीएफ प्लस में नोट्स मिलने वाले हैं आपको। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन मतलब कि आपको हमसे पढ़ने के बाद किसी भी तरीके के नोट्स पीडीएफ ईटीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमारे द्वारा जो प्रोवाइड किए सारे मटेरियल्स काफ़ी सफिशिएंट है आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। ठीक है, माइंड मैप जैसे भी चैप्टर खत्म होता है एक माइंड मैप के रूप में आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया जाता है। ठीक है, जिससे आपको एंड में रिवीजन करने में किसी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। रिकॉर्डेड लेक्चर, सारे लेक्चर रिकॉर्डेड होने वाले, कहीं बैठकर आप आराम से कितनी भी बार उन वीडियोज़ को देख सकते सुन सकते हो। ठीक है, वन टाइम पेमेंट जो आपको 21 रुपये की पेमेंट करनी है, सिर्फ एक बार करनी है, उसके बाद आपको किसी भी तरह की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको मेरी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। पीजी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 5 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग लाइन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। स्क्रीन पे आपको स्लाइड दिख रही होगी। ठीक है, तो इसी स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कल, हम पढ़ रहे थे मैटर्स। ठीक है, पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे, पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, हमारे आसपास की पर जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास किसी न किसी पदार्थ की बनी होगी, या तो ठोस की बनी होगी, या द्रव की बनी होगी, या फिर गैस की बनी होती है। ठीक है, ठोस में हमने पढ़ा था उसका निश्चित आकार होता है, एक डिफिनाइट शेप होता है। ठीक है, आयतन होता है, एक निश्चित वॉल्यूम होता है जिसको बोलते हैं डिफिनाइट वॉल्यूम। बहाव नहीं होता, फ्लो नहीं होता। कण पास पास होते हैं इसके, संपीड़िता नगण्य नहीं होते, कंप्रीहें को क्या कहते हैं, कंप्रेस नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ठोस का कुर्सी मेज टीसी। ठीक है, द्रव जैसे कि इसका निश्चित आकार नहीं होता, जैसे पानी को अगर आप चाहो तो एक गिलास कप में भी डाल सकते हो, उसका शेप ले लेगा, चाहे बोतल में डालोगे तो बोतल का शेप ले लेता है। कोई निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आयतन नहीं होता है, बहाव होता है इसका, आयतन भी निश्चित, इसका निश्चित आयतन होता है, सॉरी। बहाव हो सकता है, जैसे पानी बह सकता है। कणों के बीच स्थान होता है, मतलब कि जो तुलना अगर की जाए ठोस की तुलना में, इनके बीच का जो स्थान होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और गैस और कम संपीड़न, मतलब कि इनको कम संपीड़ित कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर बात करूँ एग्जाम्पल के रूप में, दूध और पानी क्या है, द्रव का एग्जाम्पल है। गैस, ठीक है, गैस का है निश्चित आकार। ठीक है, नहीं होता है इसमें, देखा होगा आपने। ठीक है, देखा होगा कि बड़े बड़े छोटे छोटे सिलेंडर में बहुत बहुत पाँच, अगर देखा होता है 15 किलो का सिलेंडर होता है, उसमें क्या कहते हैं, आप गैस भरते हो तो कितनी गैस भर देते हो, बहुत सारी गैस भर सकते हो एकदम से। ठीक है, तो उसको आप चाहे सिलेंडर में भर दो, किसी भी भर दो, अगर आप भरने लायक है तो। ठीक है, निश्चित आयतन नहीं होता इसका, बहाव हो सकता है। जैसे अगर आपने एलपीजी गैस सिलेंडर देखा हो, जैसे आप उसकी पिन नीचे करते हो एकदम से बाहर निकलती है। ठीक है, कणों के बीच अधिक स्थान होता है, और इनके कणों के बीच में क्या होता है, अधिक स्थान होता है, अधिक संपीड़न होता है, इसको अधिक कंप्रेस कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने देखा हो सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म भी क्या होती है, कंप्रेस, मतलब कि इसको आप कंप्रेस कर कर क्या कहते हैं, एक सिलेंडर में भर सकते हो। ठीक है, जितने भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इन्हीं कणों के कारण इनकी जो भौतिक अवस्था होती है, जो फिजिकल स्टेट होती है, वही वो आधारित होती है। ठीक है, सब्सटेंस आर मेड ऑफ पार्टिकुलर्स, दिस पार्टिकुलर्स डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ द मैटर, whether it could be the ठोस, oh sorry solid, और it could be the liquid, और it could be the gas। ओके, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, निरंतर गति क्यों करते रहते हैं, इनके बीच में एक सॉरी बल होता है, अंतरा आणविक बल, जो आपस में कणों को एक पास रखने में, एक पास में रखने में सहायता प्रदान करते हैं। कणों के पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, छोटे छोटे कण कण होते हैं, उनके बीच में छोटा स्थान होता है।
ठोस के अंदर जो कण होते हैं उनके भी स्थान जो होता है बहुत कम होता है, द्रव के अंदर उससे ज़्यादा, और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित समझते हैं एक दूसरे को, एक जो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से बने रहे, जिससे क्या कहते हैं उसकी अवस्था बनी रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का मैंने प्रयास किया था। ठीक है, जैसे हम अगर हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के तरीके क्या है, ये तरीका है, या तो उसको क्या कहते हैं तापमान में परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे ही आप तापमान में परिवर्तन करते हो उसको, जैसे मान के चलिए आपने बर्फ़ की सिल्ली है या बर्फ़ का टुकड़ा एक निश्चित आकार है, ठोस के रूप में है। जैसे ही आप उसको गर्म करते हो तो क्या होता है, तो ठोस के अंदर, एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं, नीचे जाइए आप, ये होगा, नीचे इसका एग्जांपल ऐसे दे रखा है। जैसे ही आप क्या कहते हैं इनको गर्म करोगे, ठोस को, बर्फ़ की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, इनके बीच में एक एक बल होता है, अंतरा आणविक बल, जिसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, वो कम हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप किसी आग के पास बैठे, आग तेप रहे, हाथ तेप रहे, एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हाथ तेप रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही अगर आप हाथ तेप रहे, जैसे ही आग एकदम से बढ़ जाती है, तो आप जितने भी लोग होते हैं जो आग के पास बैठे थे, वो धीरे धीरे करके दूर चले जाना शुरू कर देते हैं ना। ये ठोस, देख लीजिए, इनके बीच में जो स्थान होता है बहुत कम कम होता है, देख पा रहे हो। उसको बोलते हैं हम, जो स्थान होता है कणों के बीच में ठोस के, वो किसको क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान। ठीक है, और ये अंतरा आणविक स्थान किस पर निर्भर करता है, अंतरा आणविक बल पर। अंतरा आणविक बल मतलब कि जो ठोस होते हैं या फिर द्रव होता है, गैस जो होता है, इनके बीच में जो कण होते हैं आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं चिपकाए रखना चाहते हैं, और उस चिपकाने के लिए, अपने आप जकड़ने के लिए उसको कौन सा बल चाहिए होता है, अंतरा आणविक बल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स। ठीक है, जैसे ही आपने इसको क्या कहते हैं बर्फ़ के टुकड़े को गर्म किया, तो जो इसका अंतरा आणविक बल होगा, अंतरा आणविक बल, वो कमज़ोर हो जाएगा। जैसे ही कमज़ोर होगा, ठोस के बीच ये जो दिख रहा है आपको, ये पानी के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जो अंतरा आणविक बल था वो कमज़ोर हुआ, और जो ठोस थे, जो कण थे, वो दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, ठोस से किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ये आपका द्रव में, सॉलिड से कौन सी स्टेट में आ जाएगा, आपका लिक्विड स्टेट में। ठीक है, जैसे ही आप इसको और गर्म करते हो, तो पानी देखा को भाप के रूप में, गैस के रूप में क्या कहते हैं, एक टाइम पर आके, जब अब पानी का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू हो जाता है। जैसे पानी उबलता है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे पानी उबलेगा तो क्या हो जाएगा, वो दूर, उसके जो कण होंगे और दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, और किसके रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, कुछ हमने ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं था। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है, जैसे ही आप तापमान बढ़ाते हैं तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है, गलना शुरू होती है, तो ठोस किस में बदल जाती है, आपकी द्रव में। ठीक है, आप समझते हैं गलनांक क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गलनांक। ठीक है, तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। देखो, हर ठोस का जो गलनांक होता है वो अलग अलग होता है। लोहे का गलनांक अलग होगा, अगर आपको लोहे को गलाना है तो आपको ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप किसी भी चीज़ को लीजिए, अगर आपको उसको प्लास्टिक को गलाना है तो उसको, इसके लिए आपको अलग टेम्परेचर चाहिए होगा। बर्फ़ के टुकड़े को गलाना है तो उसके लिए अलग टेम्परेचर चाहिए होगा, है ना। तो हर अ, ठोस वस्तु का जो गलनांक होता है वो अलग अलग होता है तापमान के आधार पर। वो निर्भर करता है जो ठोस है उसके जो अंतरा आणविक बल है वो कैसा है। ठीक है, अगर ज़्यादा मजबूत हुआ, जैसे कि स्टील ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, तो आप उसको गलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज़्यादा तापमान चाहिए होगा। जैसे ही तापमान उसको दोगे ठोस को, तो उसके बीच में जो अंतरा आणविक बल था वो कमज़ोर होगा, और अंतरा आणविक स्थान, जो छोटे छोटे स्थान था, वो और क्या कहते हैं, बढ़ता जाएगा। ठीक है, गलनांक समझ में आ गया, ये नीचे देख लेते हैं। ठीक है, आप समझते हैं इफेक्ट चेंज इन टेम्परेचर, सामने आपको दे रखा है स्लाइड में, वही बातें इंग्लिश में समझा रखी है, इसके अंदर कुछ है नहीं। अगर आपको क्या कहते हैं मैटर की स्टेट चेंज करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा। अगर जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होता है, दो चीज़ें हो सकती है। अगर वो देखो, अगर वो ठोस हुआ, दो चीज़ें हो सकती है। ठीक है, मेल्टिंग, मेल्टिंग, एग्जांपल की बात करता हूँ। अगर आपने क्या कहते हैं बर्फ़ के टुकड़े को उस पर गर्म किया, तो क्या होगा,
वो सॉलिड से किस में बदल जाएगा, वो आपका लिक्विड में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा, है ना, पिघल कर। तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, क्या होता है, जिस तापमान पर गलनांक जिसको बोलते हैं, जिस तापमान पर सॉलिड मतलब कि जो ठोस, क्या कहते हैं, सॉलिड इसमें कन्वर्ट हो जाए आपका लिक्विड में, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये फ्यूज, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया आपको। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया आपको। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म द लिक्विड। ओके, मतलब कि जिस टेम्परेचर पर जो सॉलिड होता है वो क्या कहते हैं, किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एवरी सॉलिड हैज डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्टील और आयरन, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हर ठोस का या सॉलिड वस्तु का या फिर सब्सटेंस का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखो, अब इवेपोरेशन समझते हैं। इवेपोरेशन मतलब क्या होता है, लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपराइज वेपर्स। मतलब कि अगर नोटिस करा होगा, अगर पानी को और गर्म करते हो, जब और गर्म करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है, उसमें भाप निकलना शुरू हो जाती है, और भाप के रूप में वो छोटे छोटे कणों के रूप में उड़ना शुरू हो जाता है। तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इसको इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हिंदी में उसको बोलते हैं हम वाष्पीकरण। द्रव अवस्था का गैसीय अवस्था में बदलना। पानी को गर्म करते जाओगे तो क्या होगा, वो भाप के रूप में बदल जाएगा, उसी को बोलते हैं हम भाप। ठीक है, क्वथनांक समझते हैं। क्वथनांक क्या होता है, तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। ठीक है, देखो क्वथनांक क्या होता है वो समझता हूँ। देखो, गलनांक समझ में आ गया आपका। ठीक है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। दो में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक में, क्वथनांक किस चीज़ के लिए होता है, क्वथनांक होता है आपका द्रव से जब जब क्या कहते हैं, जब कोई भी द्रव, कोई भी लिक्विड उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उबलना शुरू मतलब उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं हम क्या, क्वथनांक। गलनांक क्या होता है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर क्या कहते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिस पर मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिस जिस टेम्परेचर पर जो सॉलिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका लिक्विड में। ठीक है, समझ में आ गया। आप समझते हैं, क्वथनांक समझ में आ गया। क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स। किसमें, मतलब कि जब जिस टेम्परेचर पर जो लिक्विड होता है वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, आपका वेपर्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। या तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि अ, अगर आपको किसी भी मैटर की आपको स्टेट चेंज करनी है, तो आप तो या तो उसकी टेम्परेचर में बढ़ा दो, इंक्रीज टेम्परेचर कर दो। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये चीज़ हो जाती है, या तो वो मेल्ट हो जाएगा या इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेपोराइट हो जाएगा। अगर वो ठोस है तो अगर वो ठोस है या फिर सॉलिड है तो वो मेल्ट मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी लिक्विड है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भाप में या गैस में लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग समझ में आ गया, बॉइलिंग फ्यूजन समझ में आ गया आपको, इवेपोरेशन समझ में आ गया आपको। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कब काम आता है, जब हम बात करते हैं सॉलिड की। और बॉइलिंग पॉइंट कब काम आता है आपका, कब की कौन सा कंसेप्ट है आपका, जब हम बात कर रहे होते हैं द्रव की। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप किसी भी वस्तु के तापमान में गिरावट करते हो, कम करते हो, तो उससे क्या होता है, वो जम सकती है। जैसे कि पानी को अगर आप फ्रीजर में रखते हो तो जमना शुरू हो जाती है। तो उसी तरीके से अगर आपने क्या कहते हैं, पानी को थोड़ा टेम्परेचर कम किया, उसका तापमान कम किया, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड चेंजेस इनटू दिस सॉलिड। जो जो लिक्विड था, जो पानी था, द्रव था, है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में या सॉलिड में। फ्रीजिंग समझ में आ गया। ठीक है, आप समझते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर चेंजेस इनटू द लिक्विड। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई भाप है, किसी कमरे में भाप थी, कंडेंसेशन। अगर एग्जांपल देख, इसको बात करता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, गर्मियों के दिनों में जब समुद्रों का पानी गर्म होके भाप के रूप में समुद्र का पानी भाप बन जाता है ना, और आसमान में जाकर ऊपर चला जाता है। जैसी जैसी जो भाप थी, जो गैस थी पानी के रूप में, ठीक है, वो ऊपर जाती है, क्या कहते हैं,
आसमान में जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान गिरना कम हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, जो भाप थी, जो वेपर्स थे, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बादल का रूप ले लेते हैं, मतलब कि बादल के रूप में, पानी के रूप में स्टोर आ जाते हैं बादल के रूप में, और यही बादल आगे जाकर वर्षा करते हैं। समझ आ गया? कंडेंसेशन समझ आ गया आपको? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है, वेपर्स चेंजेस इनटू द लिक्विड, ठीक है, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ कंडेंसेशन का एग्जांपल। जैसे मान के चलिए समुद्र है, समुद्र का पानी गर्मी में, पानी में बहुत गर्मी पड़ती होगी समुद्र पे, तो वो क्या करता है, भाप के रूप में ऊपर चला जाता है, उड़ जाता है पानी, ठीक है। जैसे ही पानी उड़ जाता है, तो जैसे ही पानी उड़ता है, किसके रूप में, अभी ये क्या कहते हैं, वेपर के रूप में, या फिर गैस बोल लीजिए आप, है ना, भाप के रूप में। जैसे ही आसमान में पहुंचता है, धीरे धीरे जैसे करके ऊपर पहुंचता है, तो ऊपर का तापमान गिरना शुरू हो जाता है। तो तापमान गिरना शुरू हो जाए तो क्या होगा, जो लिक्विड था, जो वेपर था, मतलब कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी वेपर था, जो गैस थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इस एग्जाम्पल को अगर आपको समझना है तो आपको एक मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? हाँ, एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहाँ गया, ठीक है। तापमान घटने पर, जैसे आप चीज़ों का तापमान घटाते हो, तो अगर मान के चलिए, अगर वो लिक्विड है, लिक्विड मतलब समझ पा रहे हो, द्रव है, तो वो किस में बदल जाएगी, ठोस में, मतलब कि पहले जो क्या कहते हैं पानी था, वो किस में बन जाएगी, बर्फ़ में बन जाएगी, ठीक है। संघनन, संघनन क्या होता है, संघनन वही जिसको बोलते हैं हम क्या, कंडेंसेशन। मान के चलिए वही बादल था, सॉरी, समुद्र का पानी था, ये ज़मीन पे पानी देख लीजिए, पानी देखा होगा ज़मीन पे पानी, गर्मी में देखा होगा, क्या क्या छत पे अगर पानी डाला तो सुबह तक क्या होता है, पानी सारा उड़ जाता है भाप के रूप में, वो आसमान में चला जाता है, ठीक है। जैसे ही वो आसमान में जाता है, तो क्या होता है, वो ऊपर जाकर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे ऊपर जाएगा तो ऊपर का तापमान कम होता है। जैसे कम तापमान में आता है, तो वो क्या कहते हैं, पानी के रूप में स्टोर हो जाता है, बादल का रूप ले लेता है ना, फिर आगे जाके वही बादल वर्षा करते हैं, है ना। समझ में आ गया? जो भाप थी, जो गैस थी, वो आगे जाके किस में कन्वर्ट होगी, आपकी लिक्विड में, उसको बोलते हैं हम क्या, संघनन। समझ में आ गया? अब ऊर्ध्वपातन समझते हैं क्या होता है, ऊर्ध्वपातन समझते हैं क्या होता है। देखो, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलना और वापस ठोस में बदलना, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन मतलब कि अगर आपने देखा हो, अगर आपने कपूर देखी, कपूर, अगर आपने कभी कपूर देखी है, शुद्ध कपूर जो होती है, आप पूजा पाठ में जो आप यूज़ करते हो, उसको बहुत जगह यूज़ भी करते हैं ना, मेडिकल लाइन में भी उसको चीज़ बहुत यूज़ होता है। अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया, वो ठोस अवस्था में थी, तो कुछ समय बाद देखना आप, क्या कहते हैं, वो जो जो कपूर थी, वो अपने आप उड़ जाएगी, और कुछ समय बाद वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। वो ठोस कपूर थी, और किस में कन्वर्ट होगी, सीधा भाप के रूप में या फिर गैस के रूप में कन्वर्ट होके आसमान में चले जाएगी। दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए आप, नेपथलीन। नेपथलीन देखा है आपने? नेपथलीन मतलब कि अगर आपने देखा हो, आपके मम्मी पापा जब कपड़ों को ठीक रखने के लिए कपड़ों में क्या कहते हैं कि या फिर खटमल वटमल या फिर वो चीज़ें ना आए, उसमें एक दो गोली डालते थे सफ़ेद सफ़ेद करके, उसको बोलते हैं नेपथलीन। अगर आपने उन कपड़ों में रखा ना, देखना कि 1 महीने पहले आपने जो गोली रखी थी ना, वो धीरे धीरे करके क्या होगा, उसका जो आकार होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के तहत क्या होता है, जो 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 नेपथलीन की गोलियां थी, वो ठोस से सीधा गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब, ठीक है, ठीक है। हम्म। अब समझते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन में क्या होता है, द चेंजेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस और वेपर्स। किसी भी ठोस का क्या कहते हैं, या तो वो क्या कहते हैं किस में कन्वर्ट हो जाए, या तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसी को बोलते हैं हम क्या, सब्लिमेशन, ठीक है। अब समझते हैं इसके क्या कहते हैं फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, मतलब कि जब लिक्विड जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका वेपर्स में या फिर गैस में, तो उस वेपोरेशन प्रक्रिया जो, प्रोसेस जो होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उसको देखते हैं।
फैक्टर अफेक्टिंग एवेपोरेशन, माफ़ कीजिएगा कोई आ गया था। एक्सपोर्ट सरफेस एरिया, ठीक है। एक्सपोर्ट सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया कैसा है, ठीक है। जैसे मान के चलिए, अगर मान के चलिए समुंदर है, समुद्र के पानी में जो वेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण जो होगा, वो बहुत धीरे धीरे होगा, क्योंकि समुद्र का पानी जल्दी गर्म भी नहीं होता है और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, ठीक है। अगर वहीं अगर आपने क्या कहते हैं, उस पानी को अगर आपने छत पे गिरा दिया, सुबह तक देखना 1-2 घंटे में अपने आप उड़ जाएगा सारा पानी, ठीक है। तो देखना आपको, ये डिपेंड करता है कि जो आप पानी है, ठीक है, वो कितने एरिया में फैला हुआ है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर मान के चलिए, जैसे अगर आपने देखा हो, ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवेपोरेशन की रेट भी बढ़ जाएगी, है ना। समुद्र का पानी भी धीरे धीरे करके भाप बनना शुरू हो जाता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब कि, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में आर्द्रता। हिंदी में क्या बोलते हैं, पहला था सतही क्षेत्रफल, दूसरा था तापमान वृद्धि, और दूसरा है आपका, तीसरा है आपका आर्द्रता। आर्द्रता मतलब मत समझते हैं, आर्द्रता का मतलब होता है हवा में नमी कितनी है, ठीक है, उसकी मात्रा बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। वाइंड वेलोसिटी, ठीक है, वाइंड वेलोसिटी समझ पा रहे हो। वाइंड वेलोसिटी मतलब कि वहाँ पे हवा किस तरीके से चल रही है। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या होता है, देखो, अगर मान के चलिए हवा में पानी ज़्यादा है, ठीक है, उससे होगा क्या, उससे होता ये है कि एग्जांपल, उससे होगा ये कि आप ना, अगर मान के चलिए टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, वाष्पीकरण की जो दर होगी, जो इवेपोरेशन की दर होगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं पदार्थ क्या होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। पदार्थ तीन तरह का, ठोस, द्रव और गैस। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। अगर हम बोले कि कोई चीज़ पदार्थ है, हम कैसे बोलेंगे कि वो कोई चीज़ पदार्थ है। तो पदार्थ क्या होता है, स्थान घेरेगा, जैसे आप कुर्सी ले लीजिए, मेज ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए, गैस ले लीजिए, ये क्या करते हैं, ये स्थान घेरेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप गैस को भी सिलेंडर में भर के रख दो तो ऑब्वियस सी बात है, एक स्थान घेरेगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा पानी देख लीजिए आप, चाहे ठोस देख लीजिए, बर्फ़ रख दीजिएगा आप, उसका अपना कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है, मास होता है। मतलब कि द मैटर इज़ द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इज यूनिवर्स, एवरीथिंग इन इज यूनिवर्स, मतलब कि जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है, ठीक है। इन एंड अराउंड अस इज़ मेड ऑफ, मतलब कि जितनी भी चीज़ें वो किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है ना, किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। अभी मैटर्स होता क्या है, या तो वो क्या कहते हैं स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाइज करता है, और इसका क्या होता है, या फिर मास होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी मैटर्स है, जैसे मान के चलिए जो कण, जो छोटे छोटे कण से मिलकर क्या बनता है, एक क्या बनता है, जो बहुत सारे कण मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका मैटर बन जाएगा, मैटर बन जाएगा। मैटर मतलब कि कोई भी पदार्थ, ठीक है। अगर ये कण बहुत पास पास होंगे तो वो ठोस बनेगा, थोड़े कण दूर दूर होंगे तो वो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, और बहुत दूर दूर होंगे तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। समझने आ गया। आगे बढ़ते हैं। मतलब कि जो मैटर होता है किससे बनता है, पार्टिकल से बनता है, किससे किससे मिलकर बनता है, आपका कणों से मिलकर बनता है। कणों के भौतिक गुण, मतलब कि अब इन कणों के बारे में जानते हैं, इन कणों में क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। पदार्थ कणों से बना होता है, ये सतत नहीं होता। कण अत्यंत छोटे होते हैं, मतलब कि जो पदार्थ है वो किसका बने होते हैं, मतलब कि कणों से मिलकर बना। सतत मतलब कि ऐसा नहीं है कि कण क्या कहते हैं चेंज नहीं होते हैं, जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे तो वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस में परिवर्तित हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इट विल कन्वर्ट फ्रॉम दिस सॉलिड टू स्टेट, फ्रॉम स्टेट, फ्रॉम लिक्विड सॉलिड टू liquid, from liquid to gas, or it can be directly convert from solid to directly into the form of gas, ठीक है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, ठीक है।
पदार्थ के कणों के अभिलक्षित लक्षित गुण। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं यानी इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। इसका मतलब क्या होता है? तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूइंग मूविंग, दे possesses kinetic energy. As the temperature rises, a particle moves faster because kinetic energy of particular increases. ठीक है, मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको सामने दिख रहा होगा, एक चित्र है ना? चित्र के माध्यम से समझने की बात करते हैं। ठीक है, देखो, मैंने आपको बताया जितने भी मैटर है वो किसके बनता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बनता है? आपका छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। वो कणों के अंदर क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। जो कण होते हैं ना, आपस में इस तरीके से मूविंग करते हैं, झंझना रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने क्या कहते हैं इनको गर्म किया, तापमान दिया, सिल्ली को आपने टेम्परेचर दिया, तापमान बढ़ाया, तो क्या होगा? उसके अंदर टेम्परेचर देने से क्या होता है? जो गतिज ऊर्जा होती है, इसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है? इसके अंदर बढ़ जाती है। जैसी एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? जो पदार्थ होंगे वो एक दूसरे दूर जाना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे ही आप आग की भट्टी के पास बैठे हो, जब आग बढ़ जाती है तो क्या होता है? आप दूर दूर चले जाते हैं। क्यों? आपके अंदर की एनर्जी बढ़ जाती है और आप दूर चले जाते हो। गर्मी बढ़ जाती है और आप दूर चले जाते हो। उसी तरीके से क्या कहते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके कण होते हैं, उनके अंदर जैसे ही आप तापमान देते हो तो क्या होता है? उनके अंदर जो क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। और जैसी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू किसके बराबर होता है? आपका इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब कि अंतरा आणविक जो बल था वो कमज़ोर हो जाएगा। क्यों? अब उनके पास ताकत दे दी। ठीक है, अब वो गति कर सकते हैं, तो जैसी गति करेंगे वो दूर चले जाएंगे। जो कण थे, जो आसपास थे, उनके वो क्यों आसपास थे? क्योंकि कण आपस में एक दूसरे को पास रखना चाहते हैं। वो कौन सा बल होता है जो कणों को आसपास पास रखता है? उसको बोलते हैं हम अंतरा आणविक बल। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फोर्स। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, वैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे ही फोर्स कमज़ोर हुआ, वो बंधन से मुक्त हुए, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको और गर्म करोगे तो गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था जो अंतराआण्विक बल था और कमज़ोर हो जाएगा, और ये कण दूर दूर हो जाएंगे। समझ आ गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षित गुण। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। पढ़ा दिया आपको। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, वो बता दिया। हाँ, छोटा छोटा स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी को बनाते हैं तो उस तरह के पदार्थों में कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। देखो, हम कैसे पता करेंगे कि क्या कहते हैं किसी भी चीज़ के अंदर क्या कहते हैं स्थान होता है नहीं होता? जैसे अगर देखा अगर आपने पानी के अंदर क्या कहते हैं अगर देखा और नमक मिलाया, ठीक है, टाटा सॉल्ट मिला के देखिएगा, तो नोटिस करना और उसको मिला के और हिला देना। जो पानी के अंदर जो कण थे उनके बीच में छोटा छोटा स्थान था। जो नमक होगा ना, वो नमक जाके उन छोटे छोटे छेदों के अंदर क्या कहते हैं जो स्थान था वो उसके अंदर जाके घुस जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा आपको वो नमक दिखेगा नहीं, घुल जाएगा अच्छी तरीके से। समझ में आ गया? वो क्यों हो पाया? क्योंकि जो पानी था, जो लिक्विड था, उसके जो पार्टिकल्स थे, जो उसके जो कण थे, उनके बीच में क्या था? स्थान था। उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिकुलर स्पेसिस, हिंदी में बोलते हैं उसको अंतरा आणविक स्थान। वो था। उसी के कारण क्या हुआ? उसी के कारण हुआ ये कि वो जो नमक था वो घुल गया और उसमें जाके उन छोटे छोटे स्थान के अंदर जाके जम गया। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से समझ सकते। कर लिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपके लिए एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, घर पे करिएगा, नमक लीजिएगा, पानी दीजिएगा, उसको मिलाइएगा, और कांच में कीजिएगा, तो लेकिन एक समय आपको ऐसा लगेगा कि इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चित्र, कण बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच में स्थान होता है। समझ में आ गया?
पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं मतलब कि एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। जैसे कि जब हम पानी को नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या धार टूट जाती है? नहीं। ऐसे इस एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि आपने पानी चलाया, ठीक है, पानी चलाइएगा और पानी चलाने के बाद क्या करना है, उसमें बीच में उंगली डालिएगा तो धार टूट जाएगी क्या? ऐसा तो है नहीं, दो डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाएगी, नहीं होगी ना। वो क्या करेगी, आपकी क्या कहते हैं उंगली के आधे, आपकी मान के चलिए उंगली होगी ना, इस तरीके से पानी की धार गिरी इस तरीके से आएगी और इस तरीके से दोबारा मिलके ऐसे चली जाएगी ना। इस तरीके से नोटिस करना आप, है ना। वो क्यों हो पाएगी कि जो कण थे, द्रव के कण थे, वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? इनके अंदर एक बल होता है, उसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल। जो हर पदार्थ, जो हर मैटर्स होता है ना, और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पानी की धार जुड़ जाती है, इसका मतलब ये है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल होते हैं। समझ में आ गया आपको? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम। When we make tea, coffee, or lemonade, particles of one type of matter get into the spaces between particles of others. This shows that there is a enough spaces between particles of matters. मतलब कि अगर जब आप पानी के अंदर क्या कहते हैं नमक मिलाते हैं तो नमक अच्छी तरह से घुल जाता है, तो उसका मतलब क्या, वो घुल क्यों पाया? क्योंकि उस नमक पानी के अंदर जो कण थे, पानी के जो कण थे वो उसके अंदर क्या था, थोड़ा थोड़ा गैप था, उसी गैप के अंदर जाके वो नमक घुल गया अच्छी तरीके से, बैठ गया, जिससे वो आपको दिख नहीं पा रहा था। ठीक है। तीसरा था आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल वही पानी की धारा वाला एग्जाम्पल, ब्रेक द स्ट्रीम द वाटर विद आउट फिंगर। कैन वी डू दिस? नो, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर। पार्टिकल्स मैटर आर होल्ड टुगेदर बिकॉज दे आर फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन दैम। वही एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पता है अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स आपको चाहिए तो आप ज़रूर जाके इस विज़िट कर सकते हो। देखो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस कोर्स की फैसिलिटीज़ यही नहीं है। ठीक है, अभी हमारे टेस्ट सीरीज चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि 21 रुपये आपके लिए कोई भी बड़ी पेमेंट है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसके साथ साथ, जो आप पेमेंट करते हैं ना, जो भी आप पेमेंट करते हो उसका 5% क्या कहते हैं हम एनुअल वेलफेयर फंड में डालते हैं। मतलब कि हमारी क्या कहते हैं, हम जो जितना भी हमारे पास पैसे का कलेक्शन होता है उसका 5% हमारे जो जो जानवर होते हैं उनकी सेवा में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फीस के थ्रू बहुत एक तरीके से पुण्य का कभी काम करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ कृष्णा फाउंडेशन के साथ। ठीक है, और कभी कभार मेरे से तो एक चीज़ और आती है कि सर आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो तो थोड़ा फ्री पढ़ाओ। देखो मैं फ्री नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि देखो हमारे भी रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, क्योंकि हमें भी क्योंकि हम जो ये आपका पीडीएफ नोट्स इतनी सब कुछ है ना, उसको करने के लिए कि पूरी की पूरी टीम चाहिए होती है। वी नीड अ टीम टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट फॉर योर स्टडीज़। तो अगर वो चीज़ आपको चाहिए तो पूरी एक टीम चाहिए, तो उस मैं अपनी जेब से वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करा सकता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या कहते हैं मिनिमम, हम इतना कोशिश कर सकते हैं कि उसको हम जितना हो सके मिनिमम रखें। ठीक है ना, जितना हो सकता है हम इस टाइम कमाने पे ना सोचें, आपकी पढ़ाई पे सोचें। तो इसलिए हमें करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगर आगे की व्यवस्था जिस तरीके से व्यवस्था बनेगी उस हिसाब से हम चीज़ों को प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।